Good morning, students. Today we will start the last topic of this chapter, that is thermochemistry. So, the branch of physical chemistry which deals with heat or energy change in chemical reaction. Physical chemistry की वो ब्रांच जो हीट और एनर्जी चेंज के बारे में बताती है केमिकल रिएक्शन में, वो थर्मोकेमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है, तो थर्मोकेमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, रिएक्शंस क्या होती हैं? The reaction which represents chemical change as well as heat change. केमिकल चेंज के साथ साथ उसमें हीट के क्या चेंजेस हुए, वो इक्वेशंस, वो रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस कहलाती हैं। इसमें ये बैलेंस्ड होनी चाहिए, फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मेंशन होना चाहिए, हीट और लिक एनर्जी गिवन होनी चाहिए, एलोट्रोपिक फॉर्म भी उनकी गिवन होनी चाहिए। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम हीट और एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। हीट और एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के दौरान जो उसकी हीट या एनर्जी चेंजेस हो रहा है, वो उसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहलाती है। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को हम डेल्टा एच से डिनोट करते हैं, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम डेल्टा ई से डिनोट करते हैं। तो दोनों को कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा एच, टू कैलकुलेट डेल्टा एच रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस। तो यहाँ ये बहुत सारी रिएक्शंस दी हुई हैं, H2 प्लस हाफ O2 H2O। इसमें सभी की हम एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शंस अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये एक फॉर्मूला है, डेल्टा आर एच इज इक्वल टू डेल्टा सिग्मा एच पी माइनस एच आर, यानी एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट। तो जब हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर यानी 1 बार प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर पर जब हीट कैलकुलेट करते हैं तो वो स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शंस कहलाती है, जिसको डेल्टा एच नॉट से डिनोट करते हैं। चेंज इन हीट और एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन एट स्टैंडर्ड कंडीशन इज नोन एज स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ भी ये बहुत सारी रिएक्शंस दी हुई हैं। इफ़ अ रिएक्शन इज, इसकी एंथैल्पी ऑफ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमको कैलकुलेट करनी होती है। इफ़ अ रिएक्शन इज रिवर्स देन हीट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो रिवर्स। सपोज अगर रिएक्शन ए से बी है और इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन माइनस एक्स किलो जूल मोल इनवर्स है और इसको हम बी टू ए ले गए, यानी रिवर्स कर दी रिएक्शन को, इसकी तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन प्लस एक्स किलो जूल मोल इनवर्स हो जाएगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन, तो कंडीशन ऑफ रिएक्शन क्या है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। जनरली केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं ज़्यादातर कांस्टेंट प्रेशर पर होती हैं। यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक होगा, डेल्टा एच नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक होगा। तो यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, हीट रिलीज हो रही है तो डेल्टा एच निगेटिव होगा। ये प्रोसेस दिए हुए हैं ग्राफ में। एच पी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, एच आर एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट को डिनोट करता है। H2O से लिक्विड से अगर हम हीट कंटेंट इसका H2O दिया हुआ है, C प्लस O2 दिया हुआ है, H2O सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो एंथैल्पी 43.5 किलो जूल मोल इनवर्स होगा। C प्लस O2 गिव CO2, इसकी एंथैल्पी 393.5 किलो जूल मोल इनवर्स होगी। प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है इसका मतलब प्रोडक्ट स्टेबल है। तो अमाउंट ऑफ रिएक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, C प्लस O2 गिव CO2, डेल्टा एच इसका निगेटिव होगा, एक्स 2C प्लस 2O2 इसका भी डेल्टा एच निगेटिव होगा, हाफ C प्लस हाफ O2 हाफ इसका भी डेल्टा एच निगेटिव होगा। 2CO2 ने फिर C और O2 दे दिया तो ये उल्टी रिएक्शन लिख दी गई तो इसका डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। तो ये अमाउंट ऑफ रिएक्शन इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ रिएक्शन, if allotropic form of reactant or product is changed then heat of the reaction is also changed। सपोज कर लो एलोट्रोपिक फॉर्म चेंज हो रही है तो बट नेचुरल है उसकी हीट भी चेंज होगी। सपोज ग्रेफाइट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है तो उसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन माइनस 393.5 किलो जूल मोल इनवर्स होगी। वहीं पर अगर डायमंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन माइनस 399.5 किलो जूल पर मोल होगी। इन दोनों को माइनस कर दीजिए, ए और जो इक्वेशन दी हुई है ये ए और बी, तो
इस इक्वेशन को माइनस करने पर हमारा ग्रेफाइट से डायमंड का कन्वर्जन निकल जाएगा, यानी डेल्टा एच को अगर हम 393 माइनस 399.5 से माइनस कर दें तो ओवरऑल जो एंथैल्पी निकल के आ रही है वो पॉजिटिव 6 किलो जूल मोल इनवर्स आ रही है। यानी ग्रेफाइट से डायमंड में कन्वर्ट करने के लिए हमको 6 किलो जूल मोल इनवर्स एनर्जी का जो है वो देना पड़ेगा। हैंस थर्मोडाइनमिकली ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड। इसलिए थर्मोडाइनमिकली ग्रेफाइट जो है वो उसकी एंथैल्पी ज़्यादा है, इसलिए थर्मोडाइनमिकली ग्रेफाइट जो है वो डायमंड से ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। अब बारी आती है अगर फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है तब भी एंथैल्पी चेंज होती है, जैसे H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O लिक्विड। तो यहाँ पर इसमें रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज गिवन है वो -285.5 है, और H2 गैस प्लस O2 यहाँ पर लिक्विड की जगह H2O गैस बन रहा है तो -242 किलो जूल पर मोल हीट निकल रही है। इसमें भी इक्वेशन 1 में से 2 को अगर माइनस कर दें तो हमारे पास -43.5 किलो जूल मोल इनवर्स एनर्जी बन रही है, यानी गैस से लिक्विड वाटर कन्वर्ट करने के लिए इतनी किलो जूल मोल एनर्जी और हमको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक टेम्परेचर से किरचॉफ इक्वेशन दी गई थी कि डेल्टा सी पी इज इक्वल टू डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 अपॉन T2 माइनस T1, यानी एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर सी पी इज इक्वल टू समीशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन सी पी ऑफ रिएक्टेंट। तो डेल्टा सी पी क्या है, चेंज इन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा H2 क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर T2। डेल्टा H1 क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T1। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जैसे हम कांस्टेंट प्रेशर पर हीट निकालते हैं Cp, वैसे कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी निकालते हैं हीट। तो डेट इज डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 अपॉन T2 माइनस T1। अब लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द हीट चेंज ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू हीट चेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ दैट कंपाउंड। जितना हीट चेंज डिकम्पोजिशन में लगेगा, किसी भी कंपाउंड को तोड़ने में जितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी उतनी ही हीट एनर्जी उस कंपाउंड को बनाने के लिए भी देनी पड़ेगी विद द अपोजिट साइन। सपोज कर लीजिए B प्लस सी ए को देता है डेल्टा एच एक्स, इसका माइनस एक्स है, तो अगर ए को हम B प्लस सी में तोड़ें तो डेल्टा एच बराबर प्लस एक्स एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। हेस लॉ कहता है कि it states that heat change during reaction is same whether it takes place in single step or in multi step। देखिए यहाँ पर A से B पर जाइए तो आपको एनर्जी कितनी देनी है, डेल्टा एच। लेकिन अगर यही रास्ता आप बदल के आइए, A से C आइए, C से D पे जाइए और D से फिर जाइए B पे, तो डेल्टा H1 डेल्टा H2 डेल्टा H3, तो ये डेल्टा H के ही सम के बराबर होगा। डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H1 प्लस H2 प्लस H3, ये टोटल एनर्जी चेंज डेल्टा H के बराबर होगा। यही हेस लॉ है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात अगर हम करें तो हीट ऑफ फॉर्मेशन, अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। हीट और एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर स्टेबल फॉर्म इज नोन एज हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्टेंट। तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट इज जीरो। अगर स्टैंडर्ड स्टेट में कोई भी एलिमेंट है तो उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन हम ज़ीरो कंसीडर करते हैं। हीट ऑफ कंबस्चन, अब अगर कंबस्चन रिएक्शन होगी तो हम उसको बोलेंगे वहाँ पर हीट ऑफ कंबस्चन है। तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कम्प्लीटली बर्नट इन ऑक्सीजन। ठीक, जो हीट चेंज है जब 1 मोल सब्सटेंस कम्प्लीटली बर्नट हो जाएगा तो वो हीट ऑफ कंबस्चन कहलाएगी। ये एक्जोथर्मिक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम कंपाउंड इज बर्न। 1 ग्राम कंपाउंड जो बर्न करने में जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू या फ्यूल वैल्यू कहलाती है। इसके बाद आता है हीट ऑफ सॉल्यूशन। हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज कम्प्लीटली डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। 1 मोल कंपाउंड जब सॉल्वेंट में पूरी तरह डिजॉल्व होगा तो जितनी हीट एनर्जी रिलीज होगी वो हीट ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगी, सो दैट फर्दर डाइल्यूशन डज नॉट टेक्स प्लेस। तो हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी के बराबर होता है। और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में भी एंडोथर्मिक भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक भी हो सकती है।
इसके बाद अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो जो हीट बोलेंगे हम, तो वो होगा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. हीट चेंज व्हेन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड and one equivalent of base takes place. It is also an exothermic property, exothermic reaction and intensive property. लास्ट है इसमें हमारा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन. इट इज़ द हीट चेंज व्हेन वन मोल अनसैचुरेटेड सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड सब्सटेंस. जब एक मोल अनसैचुरेटेड सब्सटेंस सैचुरेटेड सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा, यानी जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड के वन मोल सब्सटेंस सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे, तो जो हमें हीट देनी पड़ेगी वो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहलाती है. इसके बाद हीट ऑफ एटोमाइजेशन. The heat change during breaking of one mole of compound into its constituent atoms in gaseous phase. जब हीट चेंज वो हीट देनी पड़े जब एक मोल कंपाउंड्स को हमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में तोड़ना हो. जैसे इस रिएक्शन में हमने CH4 को C और H दोनों में अलग अलग तोड़ दिया, तो ये हीट ऑफ एटोमाइजेशन कहलाती है. लास्ट जो है दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट वन मोल बॉन्ड्स इन गैसियस एटम. एक मोल बॉन्ड को गैसियस एटम में कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी एनर्जी देनी पड़ती है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहलाती है. तो दीज ऑल आर अबाउट द so many types of enthalpy. Please go through it properly and I will also provide you the notes. Write it in your notebook. Okay, thank you.